नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। इससे पहले हम देख चुके हैं, हमने मौर्य काल अपना कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले मगध का उत्कर्ष यानी कि प्राचीन हिस्ट्री हम लगभग समाप्त करने की ओर है, लगभग इसको खींच लिया है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल रहेगा। तो मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि मौर्यों के बाद कौन कौन से वंश आते हैं और इनकी संस्कृति कैसी रहती है, तथा किस प्रकार से एक साम्राज्य के टूटने के बाद विदेशी आक्रमण भी फिर से होने लगते हैं, तथा जो उनके प्रांतीय शासक होते हैं उनके द्वारा जो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया है वो कैसे रहती है, तथा किस प्रकार से, जैसे हमने देखा था नंद वंश की समाप्ति होती है तो विदेशी आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण होते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे जब मौर्य साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, तो उसी प्रकार से जो उनके प्रांतीय शासक हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनकी सत्ता को भी हथिया लेते हैं, तथा फिर से पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हमें देखने को मिलता है कि विदेशियों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी रोचक रहता है जो मौर्योत्तर काल है। इसमें जो व्यापार वाणिज्य को लेकर भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा पार्ट रहता है जिसमें काफ़ी परिवर्तन आते हैं। तो उनको आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे देशी शासक और विदेशी कि विदेशी शासक भी है। विदेशियों में हम देखेंगे, विदेशियों में कुषाण वंश प्रमुख रहा है। मौर्योत्तर काल में विदेशियों में कुषाण वंश प्रमुख रहा है, जिसे हम आगे चलकर देखेंगे, जिसका शासक मुख्य रहता है कनिष्क। और देशी शासक रहते हैं जो भारतीय रहते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, उनको भी हम देखेंगे। उनमें रहते हैं शुंग, कण्व और सातवाहन वंश है जो मुख्य रहते हैं। उनके वंश हम देखेंगे। शुंग वंश, कण्व वंश तथा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो साम्राज्य है वो दक्षिण भारत में रहता है, और शुंग वंश और जो कण्व वंश है इनका साम्राज्य उत्तर भारत में रहता है। हम देखेंगे भारत की स्थिति कैसी रहती है, उस समय की भारत की स्थिति। इस प्रकार से हम देखते हैं, मान लो ये भारत का क्षेत्र है, तो सातवाहन रहते हैं विंध्याचल के इधर, दक्षिण क्षेत्र है ये सातवाहनों का रहता है। यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य रहता है, तथा उत्तर में यहाँ पर जो मगध का साम्राज्य था, यहाँ पर शुंग वंश और कण्व वंश में देखने को मिलेंगे। और जो विदेशी शासक हमने देखा कनिष्क का साम्राज्य है, लगभग इस क्षेत्र में रहता है, और दक्षिण की तरफ उसका साम्राज्य भी हमें देखने को मिलता है। हमने जैसे ही देखा कि मौर्य काल जो होता है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म का काफ़ी उत्कर्ष होता है, अपनी चरमोत्कर्ष पर चला जाता है, और वैदिक संस्कृति है ये डाउन हो जाती है। इसकी जो कंडीशन है वैसी नहीं रहती जैसी मौर्य काल से पहले थी। तो इन वंशों का यहाँ पर आने का एक बड़ा कारण यह भी रहता है कि बौद्ध धर्म का बोलबाला बहुत हो जाता है, और जो वैदिक संस्कृति है वो निचले स्तर पर आ जाती है। तो ये शासक ब्राह्मण वंश के रहते हैं, तथा वैदिक धर्म के उत्थान के लिए भी ये आगे आते हैं। तो इसी के साथ हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुंग वंश को देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश का जो शासक है वो रहता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र
शुंग। पुष्यमित्र जो शुंग है, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, यह मौर्यों का एक सेनापति रहता है। हमने देखा कि 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ रहता है, तथा इस बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग है इसका प्रधान सेनापति रहता है और यह उज्जैन से विलोम करता है, जो पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है 184 ईसा पूर्व में। 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ मौर्य का अंतिम शासक था, मौर्य काल का अंतिम शासक रहता है। इतिहास में हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जब भी किसी साम्राज्य का जो शासक है, सम्राट है, वो दुर्बल हो जाता है, जो उसके नीचे के सेनापति हैं या प्रांतीय शासक हैं या थोड़े शक्तिशाली उनके प्रांतपति रहते हैं, वो उतावले रहते हैं कि इस शासक को मौका देखते ही समाप्त कर दिया जाए तथा गद्दी को हथिया लिया जाए। इससे पहले भी हमने देखा है, जब मगध का उत्कर्ष देखा था, उसमें हमने देखा था जो हर एक वंश का शासक है नागदशक की हत्या कर देता है शिशुनाग तथा शशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर भी मौर्य का अंतिम शासक है जो बृहद्रथ, यह कमजोर होता है तथा इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या कर सत्ता को हस्तगत कर लेता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बाणभट्ट की एक पुस्तक या ग्रंथ कहेंगे, ग्रंथ हर्षचरित्र से। इसमें बाणभट्ट कहता है कि अनार्य सेनानी द्वारा प्रज्ञा दुर्बल शासक बृहद्रथ की हत्या सेना का निरीक्षण करते समय कर दी जाती है। जो बाणभट्ट कहता है हर्षचरित्र में कि प्रज्ञा दुर्बल शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके सेनानी द्वारा सेना का निरीक्षण करते समय कर दी जाती है, उसका वध कर दिया जाता है तथा यह ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वंश से रहता है, वर्ण से पुष्यमित्र शुंग है जो क्या रहता है? ब्राह्मण रहता है तथा इसके द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ करवाए जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करवाए जाते हैं तथा अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित है वो कौन रहता है? पतंजलि इसका पुरोहित रहता है तथा इस पतंजलि के द्वारा महाभाष्य ग्रंथ की रचना की जाती है और यह ग्रंथ संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत रहती है तथा यह एक व्याकरण ग्रंथ रहता है। और पतंजलि क्या है? पुरोहित रहता है पुष्यमित्र शुंग का। और पुष्यमित्र शुंग दोस्तों उज्जैन के थे। शुंग वंश है जो मुख्य रूप से देखा जाए तो यह उज्जैन के निवासी थे तथा मौर्यों की सेवा में रहते थे। इनका मूल स्थान कौन सा था? उज्जैन था और तथा ये मौर्यों की सेवा में रहते थे, तो आगे क्या होता है?
पुष्यमित्र शुंग के समय हम देखेंगे कि विदेशियों के यवनों के आक्रमण भी होती हैं, विदेशी शासक है उनके भी आक्रमण होते हैं। उसमें हम देखेंगे विदेशी आक्रमण जिसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता और कालिदास का एक ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम, यह ग्रंथ रहता है कालिदास का, जिससे हमें विदेशी आक्रमणों की, यवनों की जानकारी मिलती है। इसके समय अपने पौत्र वसुमित्र को, इनका पौत्र है वसुमित्र यानी अग्निमित्र का पुत्र, इसके द्वारा विदेशियों का, यवनों का मुकाबला करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक घमासान युद्ध, जिसमें जो यवन आक्रमणकारी हैं परास्त होते हैं। वसुमित्र द्वारा जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उन्हें क्या किया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। तथा पुष्यमित्र शुंग का पुत्र रहता है अग्निमित्र, जिसके द्वारा विदिशा को अपनी राजधानी बनाया जाता है। क्या किया जाता है, विदिशा को अपनी राजधानी बनाया जाता है। राजधानी विदिशा को बनाया जाता है। और बौद्ध ग्रंथों की, बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग को वो क्या कहते हैं, 84,000 स्तूप जो अशोक द्वारा बनाए जाते हैं, 84,000 स्तूप जो अशोक ने बनवाए थे, अशोक ने निर्मित करवाए थे, उनको नष्ट करने वाला कौन था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनको नष्ट कर दिया। जो बौद्ध साहित्य है उसे जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग है जो वो बौद्धों का विरोधी था, बौद्धों का विरोध करता था तथा अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को उसने नष्ट करवा दिया था। तो फिर से देखते हैं हम इनको। हमने देख रहे हैं मौर्योत्तर काल में देशी शासक और विदेशी शासक। विदेशियों में कुषाण वंश रहता है जिसका मुख्य सम्राट कनिष्क रहता है, तथा देशियों में हम देखेंगे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। सातवाहन वंश है जो वो दक्षिण का है। तो इसमें हम देखेंगे शुंग वंश, शुंग वंश का जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, इसका संस्थापक रहता है। संस्थापक कौन रहता है, पुष्यमित्र शुंग, जो एक कट्टर ब्राह्मण होता है तथा इसके द्वारा मौर्य शासक, मौर्यों का अंतिम शासक बृहद्रथ है, जिसकी हत्या 184 ईसा पूर्व में कर दी जाती है तथा मगध के साम्राज्य पर ये शासन करने लगता है। तथा इस पुष्यमित्र को सेनानी भी कहा जाता है। पुष्यमित्र द्वारा सेनानी की उपाधि धारण की जाती है, सेनानी की उपाधि धारण की जाती है। पुष्यमित्र ने राजा की उपाधि नहीं धारण की। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र है जो ये मौर्यों के समय एक प्रधान सेनापति था, जो सेनानी से ही इसने, जो सेनानी नाम है इससे ही इसको ख्याति प्राप्त थी और वहाँ की प्रजा है जो इसे सेनानी कहकर ही पुकारती थी। यह भी हो सकता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसे सेनानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सम्राट नहीं बना, सम्राट इसने अपने पुत्र को बनाया। और जो अश्वमेध यज्ञ है उससे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ एक सम्राट द्वारा ही किया जाता है। तो हो सकता है ये सेनानी होने के नाते सेनानी नाम से ख्यात था, तो प्रजा इसे सेनानी कहकर ही पुकारती थी। पुष्यमित्र ब्राह्मण था तथा मूल निवासी जी उज्जैन के थे और इसकी बृहद्रथ की हत्या कर 184 ईसा पूर्व में
मगध का सम्राट बनता है तथा मौर्यों का अंतिम सम्राट भद्रथ रहता है तथा इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ भी करवाए जाते हैं। और अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित है वो कौन रहता है? पतंजलि रहता है। तथा पतंजलि का एक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पतंजलि का ग्रंथ रहता है महाभाष्य, जो जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत रहती है, संस्कृत रहती है। ये क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। तथा इसके समय, पुष्यमित्र शुंग के समय विदेशी आक्रमण यानी यवनों के आक्रमण देखने को मिलते हैं। यवनों के आक्रमण भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से होते हैं तथा इसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता व मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, जो कि कालिदास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तथा यवनों के आक्रमण को विफल करने के लिए वसुमित्र को भेजा जाता है, जो वसुमित्र किसका पौत्र है? पुष्यमित्र शुंग का पौत्र है। तथा वहाँ पर हमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र में घनघोर युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें यवन पराजित होते हैं। तथा इसका पुत्र आगे गद्दी पर जो बैठता है वो कौन सा है? अग्निमित्र। अग्निमित्र इसके बाद गद्दी पर बैठता है। इसके द्वारा विदिशा को अपनी राजधानी बनाया जाता है। तथा पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का विरोधी बताया गया है बौद्ध साहित्य में, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप हैं, जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, उसको पुष्यमित्र शुंग द्वारा नष्ट करने का आरोप बौद्धों द्वारा उस पर लगाया जाता है। तो एक और इनका विशेष महत्वपूर्ण शासक है, जो 9वां शासक रहता है इस वंश का, भागभद्र। इस वंश का 9वां शासक भागभद्र रहता है। तथा इसके समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हम देखेंगे तक्षशिला का यूनानी शासक एंटियाल किड्स रहता है, जिसके द्वारा अपना दूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? विदिशा या वेसनगर भी कहते हैं। और यहाँ पर हेलियोडोरस द्वारा एक लेख लिखवाया जाता है, एक लेख उत्कीर्ण कराया जाता है, जो किसके उपलक्ष्य में रहता है? वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया जाता है। फिर से देखेंगे, जो शुंग वंश का शासक है, 9वां शासक रहता है भागभद्र के समय तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स के द्वारा अपना दूत इसके दरबार में भेजा जाता है, जिसका नाम रहता है हेलियोडोरस विदिशा या वेसनगर में एक लेख स्थापित करता है, जिससे पता चलता है कि हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया जाता है। और मौर्योत्तर काल में ही सर्वप्रथम हमें भागवत धर्म के उदय होने के प्रमाण भी मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि विदिशा या वेसनगर में जो लेख मिलता है या गरुड़ स्तंभ मिलता है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो जो एंटियालकिड्स का दूत है हेलियोडोरस, इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। और शासक कौन रहता है? शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र। इसके शासनकाल में ऐसा होता है। तो भद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में किसके द्वारा कर दी जाती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि मौर्यों का अंतिम शासक रहता है। तो इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कण्व वंश।
वासुदेव कण्व द्वारा जो पुष्यमित्र शुंग था उसका अंतिम उत्तराधिकारी यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी जाती है तथा यह मगध का सम्राट बन जाता है। कौन? वासुदेव कण्व। तो इनका ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं मिलता, इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए इतनी की है। तो इसके बाद हम देखेंगे वासुदेव कण्व द्वारा देवभूति की हत्या कर दी जाती है तो कण्व वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की जाती, किसके द्वारा कर दी जाती है? सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है तथा इसी सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। किसकी? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो कौन रहता है? सिमुक इनका संस्थापक रहता है तथा जो सातवाहन है इन्हें सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य कहा गया है तथा महाभारत में इस आंध्र शब्द की जो तुलना है वो किससे की गई है? आंध्र शब्द की तुलना शूद्र से की जाती है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो शूद्र से हुई है, लेकिन जो सातवाहन काल के अभिलेख हैं उनमें इनका जो वंश है वो कौन सा मिलता है? सातवाहन ही इनका वंश मिलता है तथा इनको ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्राह्मण कुल से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो सिमुक के बाद हम देखेंगे अगला शासक कौन गद्दी पर बैठता है। एक शासक प्रश्न की भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इनका जो मुख्य शासक है सिमुक के बाद जो सातवाहनों का प्रथम शक्तिशाली शासक रहता है सातकर्णी प्रथम जो सातवाहन काल का पहला शक्तिशाली शासक रहता है तथा सातवाहन काल का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। सातवाहन काल का जो वास्तविक संस्थापक है, पहला शासक कौन रहता है? सातकर्णी प्रथम रहता है तथा सिमुक का ये उत्तराधिकारी बनता है अगला। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो विवाह है वो आग्नेय वंश की एक राजकुमारी नागनिका से होता है जिसके द्वारा नाना घाट अभिलेख स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? इस सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका, जिससे हमें सातकर्णी प्रथम की विस्तृत जानकारी मिलती है तथा इसके द्वारा चांदी की मुद्राएं भी बनवाई जाती हैं, निर्मित की जाती हैं तथा सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर हमें क्या मिलता है? सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर हमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह एक स्वतंत्र सम्राट रहा होगा, अपने समय का एक स्वतंत्र सम्राट होगा, क्योंकि अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ही क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, जिससे पता चलता था कि वह सम्राट एक स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। तो इसके बाद जो अगला शासक रहता है
वो रहता है हाल। फिर से हम इसे देखेंगे। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक द्वारा सत्ता को हथिया लिया जाता है तथा सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करता है। यहाँ से हमारा सातवाहन वंश स्टार्ट होता है। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है तथा पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा जाता है? आंध्र भृत्या कहा जाता है। तो महाभारत में इस शब्द की तुलना है जो शूद्र से की गई है, लेकिन सातवाहन वंश के जो अभिलेख रहते हैं उनमें इन्हें क्या कहा गया है? सातवाहन के अभिलेखों में इन्हें सातवाहन वंश ही इनका हमें वंश मिलता है तथा इन्हें ब्राह्मण वंश से संबंधित कर दिया जाता है। और इनका जो पहला शासक रहता है, वास्तविक संस्थापक रहता है, पहला शक्तिशाली शासक रहता है, वो रहता है शातकर्णी प्रथम तथा इसका विवाह नागनिका से होता है, जिसके द्वारा नागनिका या नाना घाट अभिलेख की स्थापना की जाती है तथा सातकर्णी प्रथम के हमें चांदी के सिक्के भी मिलते हैं तथा इनके सिक्कों पर हमें अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सातकर्णी प्रथम के द्वारा एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में शासन किया गया। जो दोस्तों सातवाहन वंश के शासन के बारे में हम देखेंगे, जो इनका शासन है लगभग 300 वर्षों तक अबाध रूप से शासन किया है। इन्होंने अबाध रूप से शासन करते हैं। इतने लंबे समय तक शासन करने वाला पहला वंश कौन सा रहता है? सातवाहन वंश रहता है। सातवाहन वंश द्वारा लगभग 300 वर्षों तक शासन किया जाता है। जो प्रथम वंश रहता है जिनके द्वारा अबाध रूप से इतने लंबे समय तक शासन कर दिया। तो हमने देखा सातकर्णी जो प्रथम है, सातकर्णी प्रथम के बाद हम देखेंगे नहपान जो शक शासक है, विदेशी शासक हैं, इनके द्वारा इन पर लगातार आक्रमण किए जाते हैं। जो इनका पश्चिमी क्षेत्र है हम यहाँ पर देखेंगे, शकों के यहाँ पर आक्रमण होते हैं तथा यहाँ से सातवाहनों को खदेड़ दिया जाता है। तो सातवाहन कहाँ चले जाते हैं? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ से यहाँ पर चले जाता है। यहाँ पर अटैक होता है शकों का तथा यहाँ पर अपना वो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो बीच के कुछ वर्षों में इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तथा इनकी ख्याति है, जो बीच के शासक हैं हमें उनकी ख्याति हमें देखने को नहीं मिलती। तो उसके बाद हमें एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है हाल। हाल का जो शासन काल है वो कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है तथा इसके शासन काल में लगभग शांति ही बनी रहती है। शांति व्यवस्था हाल के शासन काल में बनी रहती है तथा हाल के दरबार में हमें 2 दरबारी हैं मुख्य रूप से देखेंगे। एक तो गुणाढ्य तथा शरवर्मन। गुणाढ्य द्वारा व्रत कथा ग्रंथ की रचना की जाती है। व्रत कथा ग्रंथ की रचना की जाती है जो प्राकृत भाषा का ग्रंथ है तथा शरवर्मन द्वारा का तंत्र एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की जाती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है सातवाहन काल में अगर हाल शासक है तो इसके समय प्रश्न बनेगा तो इन दोनों पर बनेगा कि इनके दरबार में कौन कौन दरबारी रहते थे या ये दरबारी किस सातवाहन कालीन शासक के रहते थे। जो गुणाढ्य है और जो शरवर्मन है ये हाल के दरबार में रहते थे तथा इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए तथा हाल द्वारा गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना भी की जाती है जो प्राकृत भाषा की रहती है। तो फिर से हम देखेंगे हाल के समय गुणाढ्य जिसके द्वारा व्रत कथा प्राकृत भाषा के ग्रंथ की रचना की जाती है तथा शरवर्मन के दरबार में रहता है, इसके द्वारा संस्कृत ग्रंथ का तंत्र की रचना की जाती है तथा इनके द्वारा खुद के द्वारा क्या किया जाता है? गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की जाती है।
तो सातवाहन काल का अगला शासक रहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध शासक और सातवाहन काल का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तथा इनकी मां थी बलश्री, गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री इनकी माता थी। तथा इसके द्वारा नासिक गुहालेख उत्कीर्ण करवाया जाता है, जिससे हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। तथा वर्ण संकर को रोकने वाला शासक भी इसे कहा जाता है। एकमात्र ब्राह्मण तथा परशुराम सा बलशाली भी गौतमी पुत्र को कहा जाता है, जिससे पता चलता है इन उपाधियों से कि सातवाहन काल के जो शासक थे इनमें राजत्व का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। राजत्व का दैवीय सिद्धांत सातवाहन काल में प्रचलित रहता है। तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा शक शासक नहपान को परास्त किया जाता है। इसकी जानकारी हमें जोगल थंबी से नहपान के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 13,000 है। तथा इस विजय के उपलक्ष्य में, नहपान को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इन सिक्कों को जो गौतमी पुत्र सातकर्णी इन्हें पुनः अंकित करवाता है। क्या करवाता है? पुनः अंकित करवाता है। इन जोगल थंबी में जो चांदी के सिक्के मिलते हैं इन्हें पुनः अंकित करवाता है। तथा नासिक अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा बौद्ध संघ को अर्जकलकीय व कर्जक नामक गांव दान में दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? दान में दिए जाते हैं। फिर से हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक 23वां शासक रहता है सातवाहन काल का गौतमी पुत्र सातकर्णी। तथा इसकी माता का नाम गौतमी बलश्री रहता है और इसके द्वारा नासिक गुहालेख उत्कीर्ण करवाया जाता है, जिससे हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा कुछ उपाधियां धारण की जाती हैं, जिसमें उन्हें अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है और वर्ण संकर को रोकने वाला तथा परशुराम सा बलशाली आदि। इन उपाधियों से हमें पता चलता है कि यह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। तथा इसके द्वारा पीछे हमने देखा हाल से पहले के जो शासक रहते हैं शक शासक, उनके द्वारा इनको नुकसान पहुंचाया जाता है सातवाहन के शासकों को, तो उनका बदला कौन लेता है? सातकर्णी के द्वारा शक शासक नहपान को पराजित किया जाता है। तथा नहपान के सिक्के जो जोगल थंबी से मिलते हैं, सातवाहन कालीन सिक्के कहाँ से मिलते हैं अगर पूछा जाए तो जोगल थंबी से मिलते हैं, लगभग 13,000 की संख्या में, जो नहपान की विजय के उपलक्ष्य में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित करवाए जाते हैं। तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा बौद्ध संघ को अर्जकलकीय तथा कर्जक नामक 2 ग्राम दान में भी दिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि यह सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण तो थे लेकिन सहिष्णु भी रहते हैं तथा अन्य संप्रदायों की भी ये सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। इसकी जानकारी हमें
बौद्ध संघ को दिए जाने वाले इन 2 ग्रामों से हमें मिलती है। तो ये रहता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन काल का सबसे प्रमुख और महान शासक रहता है, जो शकों को खदेड़ देता है इनके पुराने स्थल से। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद अगला शासक बनता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, पुलमावी अगला शासक बनता है, तथा इसके द्वारा अमरावती के स्तूप की वेस्टनी यानी कि उसकी रेलिंग का निर्माण करवाया जाता है, उसे निर्मित कराया जाता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि रुद्रदामन द्वारा इसे 2 बार परास्त किया जाता है। 2 बार परास्त किया जाता है। किसे परास्त किया जाता है? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। तथा इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो संस्कृत भाषा का अभिलेख रहता है। तो इसके बाद जो अगला शासक बनता है, इसमें हम देखेंगे कि रुद्रदामन द्वारा 2 बार परास्त कर दिया जाता है, लेकिन वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को नजदीकी संबंधी जानकारी से छोड़ दिया जाता है। इसका विनाश नहीं किया जाता, इसे बख्श दिया जाता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जिससे पता चलता है कि अब सातवाहन काल के जो शासक हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद के, वो क्या है, निर्बल साबित होने लगते हैं, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है कि यहाँ का शासक है जो इस क्षेत्र का, पश्चिमोत्तर क्षेत्र का, पश्चिम का, उसके द्वारा इन्हें 2 बार परास्त कर दिया जाता है, तथा नज़दीकी संबंधी जानकर, नज़दीकी रिश्तेदार जानकर इसे छोड़ दिया जाता है, इसका सर्वनाश नहीं किया जाता। तो इसके बाद अगला शासक जो बनता है वो बनता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। इसकी मुद्राओं पर हमें, इसकी जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं, मुद्रा पर हमें नाव या जलयान के चित्र अंकित मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सातवाहनों का समुद्र पर अधिकार रहा होगा, जिससे पता चलता है कि इनका समुद्र पर भी अधिकार रहा होगा, या इनके समुद्री व्यापार वाणिज्य का द्योतक है, इनके समुद्री व्यापार वाणिज्य का द्योतक है। यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राएं मिलती हैं, जिस पर नाव या जलयान का चित्र अंकित मिलता है, तथा जो इनके समुद्र पर नियंत्रण तथा समुद्री व्यापार वाणिज्य का द्योतक साबित होता है। तो इसके बाद लगभग सातवाहन जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें सातवाहन शासन की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम देखेंगे। सातवाहन की विशेषताएं, इनके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए जाते हैं, तथा भड़ौंच इनका प्रमुख बंदरगाह रहता है। भड़ौंच इनका प्रमुख व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बंदरगाह भी रहता है, तथा इनके द्वारा भूमिदान के या भूदान के सर्वप्रथम उल्लेख हैं, जो हमें सातवाहन काल से ही मिलते हैं। सातवाहन काल से ही भूदान के उल्लेख हमें मिलते हैं, तथा सातवाहन काल में ही कार्ले, जुनार, पीतलखोरा आदि स्तूपों का निर्माण भी कराया जाता है। इन स्तूपों का निर्माण भी
कराया जाता है। तथा इनका प्रतीक चिन्ह हमें सिक्कों पर देखने को मिलता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है, ये महत्वपूर्ण है, चैत्य। चैत्य इनका प्रतीक चिन्ह रहता है। फिर से हम देख लेंगे इनकी विशेषताओं में इनके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए जाते हैं। शीशे के सिक्के निर्मित करवाए जाते हैं सर्वप्रथम सातवाहनों के द्वारा, और प्रतीक चिन्ह इनका चैत्य रहता है। और बड़ौच इनका प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह तथा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह रहता है, जिससे हम पता चलता है कि जब नहपान द्वारा इन्हें परास्त कर खदेड़ दिया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं, तो इनका जो व्यापारिक लेन देन का मार्ग है, जो विश्व पश्चिम के साथ इनका व्यापार है, वो नष्ट हो जाता है, जिससे यह कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। तो भूमि दान के सर्वप्रथम जो हमें उल्लेख हैं वो भी सातवाहन काल से ही मिलते हैं। तथा कार्ले, जुनार, पीतलखोरा आदि चैत्य ग्रह, जो चैत्य ग्रह का निर्माण भी सातवाहन काल में होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो मौर्योत्तर काल के ये शुंग वंश और सातवाहन और कण्व वंश है आज हमारे क्लियर हो गए हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद।